हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नेशनल बजट कवर करेंगे 2024-25 का। ठीक। बजट कवर करने से पहले हम लोग ब्रीफ टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे, जो भी टर्म्स बजट में यूज होता है, क्योंकि फिर आगे हम लोगों को वो समझने में फिर आसान होगा। जैसे प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू क्या आता है, ये सब टर्म समझने की। देखिए, स्टैटिक से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। मतलब लास्ट ईयर भी एक टैक्स को लेकर क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो हम लोग एक ब्रीफ समझ लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 5 मिनट में हम लोग समझ लेंगे सारा टर्मिनोलॉजी। उसके बाद फिर हम लोग बजट की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं 10 सेकेंड आपका लेके मैं बता देता हूँ कि ये जो बजट है हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी दोनों से कवर कर लें, क्योंकि बीपीएससी का क्या ट्रेंड है ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो एनालिटिकल पूछने लगा है। लास्ट ईयर पेपर में भी था, तो हम लोग दोनों तरीके से समझ लेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो बजट क्या होता है, बजट क्या है कि मतलब अब साल भर में जो खर्च हुआ सरकार का वो बजट होता है, कि मतलब कितना खर्च करना पहले से तो पता नहीं होगा, तो वो एस्टिमेट करते हैं कि चलिए लमसम अमाउंट कुछ मान लीजिए एक्स अमाउंट खर्च करेंगे, तो यही बजट होता है। ठीक। जो कि अब जो हो, अब ये बजट में क्या होता है कि अब रिसीट होता है। अब बजट में अब जैसे आपका मान लीजिए घर है, तो आपका घर में इनकम कहाँ से होगा वो और कितना खर्च होगा, ये दोनों दिखाइएगा बजट में। ऐसा थोड़ी एक सिर्फ एक्सपेंडिचर दिखा दीजिएगा, आपको कहाँ से पैसा मिलेगा ये भी दिखाइएगा। तो ये बजट होता है। अब इसका जो बजट होता है वो देखिए 1 अप्रैल से लेकर के जो फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च तक। ठीक। मतलब जो बजट होता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बजट तो वैसे जो इलेक्शन के बाद पेश किया गया था, तो इसलिए इसका तो डिफरेंट है। हम लोग इससे पहले वाला देख रहे हैं। ठीक। देखिए जैसे अब होता क्या है, अब इस बजट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, बजट वर्ड कहीं यूज नहीं होता है, यही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो कि आर्टिकल 112 में दिया गया है। बजट एज अ वर्ड कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट्स आर्टिकल 113 में, ये भी बजट में इंक्लूडेड होता है। फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 110 में, जो मनी बिल हम लोग कहते हैं, जो हम लोग मनी बिल कहते हैं आर्टिकल 110 में। और जो FRBM एक्ट है, मतलब कि कितना डेफिसिट रहेगा, फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, ये सब इंक्लूडेड होता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड होता है। अब ध्यान रखिए, अगर पूछ दे एग्जाम में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड होता है या फिर बजट में क्या क्या होता है, तो ये 4 होते हैं। ठीक। अब हम लोग देख लिया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। अब बजट कहीं मेंशन नहीं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब बजट प्रिपेयर कौन करता है ना, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो प्रिपेयर करता है। बेसिकली बही खाता होता है। मतलब अब पहले क्या था कि ब्रीफकेस में आता था, लेकिन 2007 से जो निर्मला ताई हमारी हैं, उन्होंने 2019 से वो बही खाता में आने लगा। जो आप लोग देखते होंगे रेड कलर से ऐसे वो रैप अप होता होगा, थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके साथ साथ जो रेल बजट था उसे मर्ज कर दिया गया है 2017-18 से। विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे रेल बजट को मर्ज कर दिया गया था यूनियन बजट से, जो कि 1924 से चला आ रहा था। ये ध्यान रखें, एक्वर्थ कमेटी के का इनिशिएटिव था ये 1924 से। रेल बजट और जो नेशनल बजट था दोनों को सेपरेट। अब देखिए, उस रेल का उस वक्त महत्व बहुत ज़्यादा था बिहार इंडिया में, तो इस कारण से रेल का अलग बजट होता था कि रेल का कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा था, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, और इसका खर्च अपना एक अलग होता था इसलिए। लेकिन अब वैसा था नहीं, है नहीं। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बजट जो होता है प्रेजेंट होता है लोकसभा में। उसके बाद क्या होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं, वोट ऑन ग्रांट जो होता है उस पर डिस्कस करते हैं। मतलब उसके बाद फिर जनरल डिस्कशन होता है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर उसका स्क्रूटनी होता है, और लास्ट में फाइनेंस बिल पास होता है। ये आप देख लीजिएगा। अब इतना डिटेल में अगर जाऊँगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक। कैपिटल रिसीट कैपिटल एक्सपेंडिचर समझने से पहले हम लोग समझते हैं रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब देखिए, रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो कि ना तो गवर्नमेंट को कोई लायबिलिटी क्रिएट करे और ना ही कोई एसेट रिड्यूस करे। अब इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आ रहा है कहीं से। ठीक। मान लीजिए कोई पैसा आया। अब ये पैसा मान लीजिए आपसे टैक्स करके आया, तो जो आपने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, ये तो कोई गवर्नमेंट पर लायबिलिटी है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपको गवर्नमेंट अब टैक्स आपने पे किया था, आपको गवर्नमेंट कुछ पे करेगी, इंटरेस्ट देगी, ऐसा तो है नहीं। और ना ही ये लाइबिलिटी और ये कोई एसेट को रिड्यूस कर रहा है। मान लीजिए आपने टैक्स दिया है, तो कोई एसेट रिड्यूस कर नहीं रहा है गवर्नमेंट का। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट को कोई चीज़ बेचना पड़ा हो, कुछ ऐसा है नहीं।
अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, अब एक्सपेंडिचर का मतलब पैसा खर्च कहाँ होता है। अब ऐसा जगह खर्च जहाँ ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ठीक, ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अब पैसा आपको सैलरी देने में जा रहा है, तो आपको सैलरी देने में पैसा, आप मान लीजिए कल को एसडीएम बनते हैं तो आपको पैसा दिया जाएगा, सैलरी मिलेगा, तो ये सैलरी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि ये पैसा आपको देने से कोई एसेट तो क्रिएट हो नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कोई घर बन रहा है या फिर रोड बन रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है, कोई एसेट नहीं बन रहा है, और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। आपको पैसा दे तो गवर्नमेंट को कोई लायबिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो रहा है, जो बर्डन गवर्नमेंट पे वो तो रिड्यूस हो नहीं रहा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। अब देखिए रेवेन्यू रिसीट में क्या क्या था, टैक्स, जो आपसे टैक्स किया गया। अब इंटरेस्ट अपॉन द अकाउंट ऑफ द लोन्स, जैसे कि मान लीजिए अब गवर्नमेंट है वो लोन देती है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दी, या फिर मान लीजिए किसी को भी लोन देती है, तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है वो, देखिए ये लोन जो है वो एसेट है गवर्नमेंट के लिए, ये ध्यान रखिएगा, जो लोन है वो एसेट है गवर्नमेंट के लिए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो रिसीट में आता है, क्योंकि इंटरेस्ट एज सच कोई एसेट या लायबिलिटी तो है नहीं। और जो फी फाइन होता है, इससे आपका चालान कट गया या फिर कुछ भी फी है, ये सब इसमें आता है। और एक्सपेंडिचर में देखा कि नॉर्मली आपको सैलरी पे करने में या फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट, जैसे मान लीजिए कि जो गवर्नमेंट है वो लोन लेती है कहीं से, तो इस जो लोन लेगी तो आपको इस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कोई वो आपका एसेट या लायबिलिटी क्रिएट वो रिड्यूस कर रहा है, लायबिलिटी आप पे लोन है, ध्यान रखिएगा, ये लोन जो है ना वो लायबिलिटी आपका है, आपका इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं, क्योंकि लोन खत्म तो इंटरेस्ट भी खत्म। ऐसा तो नहीं कि इंटरेस्ट के कारण लोन है, ऐसा तो है नहीं, लोन के कारण इंटरेस्ट है। देखिए ये डिफरेंशिएशन समझ गए, तो यहाँ से मैं इसलिए इसमें इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपसे पूछ देगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, आपसे पूछ देगा रेवेन्यू रिसीट कौन सा है, और फिर आप यहाँ पे फंस सकते हैं, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करे या फिर एसेट, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक, ये बिल्डिंग है, ये आपने क्या किया, बेच दिया तो आपको पैसा मिल गया, मान लीजिए 50 लाख रुपए आपको मिल गया, तो ये आपके पास जो एसेट था ये घट गया, लेकिन ये पैसा आ गया, तो ये कैपिटल रिसीट में। अब क्रिएट लायबिलिटी, अब ये समझिए, मान लीजिए कि आपने वर्ल्ड बैंक गया और वहाँ से भारत सरकार ने क्या की कि 5 लाख रुपए का लोन ले ली, ठीक, तो ये लोन जो आ गया ये कहाँ आ गया, कैपिटल रिसीट में, क्योंकि ये लायबिलिटी है, आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना है, और ये इंटरेस्ट जो पे होगा कहाँ होगा, रेवेन्यू रिसीट में, ये ध्यान रखिए, क्योंकि एज सच इंटरेस्ट तो लायबिलिटी या एसेट कुछ है नहीं। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर, अब मान लीजिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं रोड बनाने पे, ये रोड है, ठीक, इस पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ये रोड बनाने पे आपने पैसा खर्च कर दिया, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से आपने एक बिल्डिंग बना दिया तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक, या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट ने राफेल खरीदा तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहा है ये सब। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट क्या करती है कि लोन देती है स्टेट को, तो स्टेट को लोन दे दिया, किसी को लोन दे रही है, तो वहाँ से तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आएगा, तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आएगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वहाँ से तो एसेट क्रिएट हो रहा है ना, लोन एसेट है, ठीक, ध्यान रखिए। देखिए अब हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि अब देखिए अब आपको आसान हो जाए रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू डेफिसिट, ये सब समझने में आपको आसान हो जाए। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, मतलब कि घाटा, तो जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू रिसीट उसमें माइनस कर देंगे। उसी तरह से फिजिकल डेफिसिट क्या है, तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। अब टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों, और रेवेन्यू और जो कि एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू में दोनों रिसीट, कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट दोनों। देखिए फिजिकल डेफिसिट क्या, टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों, और इसमें भी कैपिटल। अब देखिए एक्सेप्ट बोरोइंग का मतलब क्या है कि जैसे अब जो आप बोरो कर रहे हैं, ये जो आपने यहाँ पे लोन लिया था, तो एक सेकंड में यहाँ पर, हाँ, ये जो आपने लोन लिया था, ये लोन आपने लिया था, तो ये क्या बोरोइंग ही है। और ये आपने बोरो क्यों किया था, क्योंकि आपका बजट में घट रहा था, तभी तो आपने बोरो किया था। तो यही बोरोइंग जो होता है ना, वो ये बोरोइंग है, ये वाला, ये बोरोइंग यही है। तो इसी को हम लोग माइनस, अगर ये आप ऐड कर दिया तो पूरा जीरो हो जाएगा फिर, क्योंकि ये जो डेफिसिट हो रहा है ना, इसी को पूरा करने के लिए बोरो किया जा रहा है। अब मैंने इसे ज़्यादा डार्क कर दिया, ये जो डेफिसिट हो रहा है ना, इसी को ये पूरा करने के लिए बोरोइंग। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको आ जाए कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू
बोरोविंग। तो ये सही है, क्योंकि जितना डेफिसिट होगा उतना ही आप जैसे जितना आपका घर में पैसा घट रहा है, आपका पास जितना पैसा घटेगा उतना ही तो आप बोरो कीजिएगा। तो वही ये है, ठीक। अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होगा कि जो फिजिकल डेफिसिट है और इंटरेस्ट, जैसे मान लिया फिजिकल डेफिसिट 50 रुपया हुआ, ठीक। अब भारत सरकार ने जो लोन ली थी उसमें अब लोन में इंटरेस्ट पे करी, 10 रुपये इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। तो ओवरऑल डेफिसिट, मेन डेफिसिट जो देखा जाए, जो प्राइमरी डेफिसिट कितना है 40 है, क्योंकि 10 रुपया तो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, इसका तो कोई यूज हो नहीं रहा है, ये तो मतलब फालतू का जा रहा है। तो इसलिए इसको ये करते हैं। देखिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब मान लीजिए कि आपका जो भी डेफिसिट है, ठीक, रेवेन्यू डेफिसिट है, अब इसमें से जो आपने क्या किया कि कोई बिल्डिंग आपने बनवा रहा है, ठीक, मान लीजिए कि कुछ आपका एसेट क्रिएट हो रहा है तो इसको घटा देते हैं, तो ये इफेक्टिवली आता है। क्योंकि अगर आपने एसेट घटा रहा है तो ये तो आपके लिए अच्छा बात है कि आपको गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए बढ़िया है कि आगे जाकर के इससे बेनिफिट होगा। तो इसलिए घटा कर देखते हैं कि एक्चुअल में कितना इफेक्टिवली कितना डेफिसिट हो रहा है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। सेम वही था, आप ये चीज़ जो मैंने ऊपर समझाया वही है, आप लोग देख लीजिए। देखिए अब हम लोग चलते हैं बजट में। अब आपका बजट यहाँ से शुरू होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन थोड़ा लंबा खींचेगा। तो आप लोग देखिए आपका बजट और मेंस प्रीलिम्स जितना भी है सब क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए अब मोदी जी 4 कास्ट का बात करते हैं, तो ये 4 कास्ट है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ज्ञान, GAYN, यही ज्ञान है। इसी को मोदी जी 4, अब यही जो 4 मेजर कास्ट, जो यही 4 पिलर्स है इसका। और इसका थीम क्या है? विकसित भारत। इस साल का जो इंडिपेंडेंट डे का थीम भी यही था, ध्यान रखिएगा थीम से। अब देखिए प्रायोरिटीज, अब 9 प्रायोरिटीज सेटअप किया गया है, ठीक। जो विकसित भारत हम लोग 2047 तक प्लान कर रहे हैं कि इंडिया एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, ये हम लोग प्लान कर रहे हैं 2047 तक। तो इसमें प्रायोरिटी कुछ सेटअप किया गया है। अब उसमें पहला प्रायोरिटी क्या है? तो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने का। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा? अब देखिए, तो सबसे पहले कि एग्रीकल्चर में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, अब रिसर्च कहाँ पे कीजिएगा? तो रिसर्च वहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि अब कहीं पे बाढ़ आ जाता है, तो बाढ़ आ रहा है तो आप ऐसा कोई सीड लेके आइए जो कि अगर ज़्यादा पानी भी आ गया है तब भी ये सीड कुछ नहीं होगा, या फिर ऐसा सीड लेके आइए जो कि मान लीजिए कि सूखा पड़ रहा है लेकिन वो कम पानी में भी चल रहा है। मान लीजिए जैसे अभी जो धान का खेती होता है, अब जो भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते उन्हें पता होगा कि धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। अगर ऐसा सीड डेवलप हो जो कि बहुत कम पानी में चल जाए, इससे क्या होगा? आपका कोई पानी का जो वेस्टेज है वो बच जाएगा। तो इसलिए ड्राउट रेसिस्टेंट, फ्लड रेसिस्टेंस, ये सब काम किया जाएगा। अब देखिए नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, मतलब जो छोटा किसान है ये सब मिल करके फार्मिंग करे। अब जैसे छोटा किसान मिलकर, मान लीजिए 10 किसान मिलकर के फार्मिंग कर रहा है क्लस्टर बना करके, तो अब इसका बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक किसान है, ठीक, और आपने 1 किलो गेहूं उगाया और आप जा रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो हो सकता है आपको उसका प्राइस कम मिलेगा कि आपने 1 किलो का क्या ही प्राइस देगा। अब मान लीजिए वहीं पे 50 लोग हैं, अब 50 ने मिल के उगाया, अब आप 50 लोग जब मार्केट जाइएगा तो आपका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। तो उसी पे ये बात कर रहा है। अब ये वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, अब वेजिटेबल प्रोडक्शन, अब इसमें क्या है कि जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जैसे मान लीजिए एक कंपनी आप बना लिया, आप वेजिटेबल उगा रहे हैं और एक कंपनी बना लिए, और उस हिसाब से फिर मान लीजिए कंपनी बना लिया, स्टार्टअप बना लिया वेजिटेबल के लिए, और आप फिर सेल कर रहे हैं। तब आप वेजिटेबल में आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए टमाटर आप उगा रहे हैं तो आप टमाटर केचप भी बन सकता है, जो कि सप्लाई चेन में अगर आगे जाके बढ़ेगा तो यही सब क्रिएट होता है, वैल्यू एडिशन होता है। तो उस चीज़ के लिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपने देखा होगा बिहार में एक एक रेल चलती है, तो वो जो कृषि रेल है, किसान रेल है, वो यही सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए चलती है। जैसे अब खेत में हुआ, अब खेत से अब जो दुकान, जैसे कंज्यूमर है आपके पास, आप मान लीजिए मैं किसान हूँ और आप ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि मैं किसान हूँ और आप कंज्यूमर है, तो यहाँ से यहाँ जैसे मैंने फसल उगाया और आपके पास ये आसानी से पहुँच जाए, इसको कहते हैं सप्लाई चेन। इसमें वेस्टेज ना हो, आसानी से आपके पास पहुँच जाए। प्राइस ज़्यादा आपको इन्फ्लेट, मान लीजिए मैंने उगाया 10 रुपये में और आपके पास पहुँचा 50 रुपये में, तो ये 40 रुपये क्या है? तो जो मिडिल मैन है वो, तो इन सबको खत्म करने के लिए, सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए ये काम किया था। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑयल सीड जो है ना बहुत ज़्यादा बाहर से मंगवाते हैं, इंडोनेशिया से या फिर यूक्रेन से, हर जगह से बहुत ज़्यादा हम लोग सूरजमुखी का जो तेल होता है ना, हम लोग यूक्रेन से बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो अब देखिए, अब वहाँ से मंगवाते हैं तो होता क्या है
कि अब मान लीजिए कि यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो इससे अब तेल का दाम बढ़ जाएगा इंडिया में। तो इन सब चीज़ को ये करने के लिए हम लोग आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर रहे हैं कि जो भी वेजिटेबल ऑयल है, भारत लार्जेस्ट कंज्यूमर है वेजिटेबल ऑयल का, सबसे ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं। अब देखिए, अब अभी हमने देखा था कि डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो जो नया नया वेराइटी है, 109 तरीके का हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटी पे बात किया जा रहा है, जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखिए नेचुरल फार्मिंग का बात किया जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या, जैसे आप पेस्टिसाइड्स का यूज कम कीजिए, बहुत कम कीजिए, फर्टिलाइजर का यूज बहुत कम होगा, नेचुरल तरीके से आप उसको टिल कीजिए, जो भी जो ज़मीन है उसको आप नेचुरली कीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव तरीके से फार्मिंग ना हो इस चीज़ के लिए। अब ऐसा किया गया कि 1 करोड़ फार्मर को सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक। और उन सब फार्मर को ब्रांड, अब मान लीजिए जैसे कि अब आपके पास 2 प्रोडक्ट आता है, सॉरी, अब मान लीजिए ऐसे समझिए आपके पास 2 प्रोडक्ट आता है। एक प्रोडक्ट आता है जिसमें बोला जाए कि आपको इसमें इतना फर्टिलाइजर यूज किया गया है, इतना पेस्टिसाइड यूज किया गया है, और इतना डिफरेंट डिफरेंट थिंग यूज किया जाए। एक प्रोडक्ट आपके पास ये है, ठीक। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास ये है, उसमें बोला गया कि नेचुरली उगाया गया है, इसमें कुछ यूज नहीं किया गया। तो आप क्या चूज कीजिएगा? आप ऑब्वियस सा बात है ये चूज कीजिएगा जिसमें कि कम चीज़, कम फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड ये सब दिया गया है। तो जब आप इसे चूज कीजिएगा तो आप इसे ऐसे तो चूज नहीं कीजिए, अब इसका ब्रांडिंग होगा। अगर इसका ब्रांडिंग किया जाए तो फिर लोग ज़्यादा इसे करेंगे, और ये ज़्यादा करेंगे तो इससे फार्मर को क्या होगा, तो प्रमोशन मिलेगा। तो ऐसा ऐसा कितना, तो 10,000 इस्टेब्लिश करने का बात किया, ऐसे 1 करोड़ फार्मर का वो नेचुरल फार्मिंग में करने का बात किया। अब दूसरा क्या है कि श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। अब जैसे जो फिश इंपोर्ट है कितना, तो $7.6 बिलियन इंपोर्ट है इसका। और अब देखिए श्रिम्प एक्सप्रेशन मतलब जो सब कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, जो कि फूड प्रोसेसिंग है, इन सबको डेवलप करने के लिए नाबार्ड के थ्रू। अब जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए हम लोगों ने करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। अगर आप करंट अफेयर्स का वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि शायद मंथली हम लोगों ने आई थिंक नवंबर या दिसंबर वाले में, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हम लोगों ने डिटेल में कवर किया। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये 3 साल तक के लिए वो करेगी कि जो फार्मर का ये लैंड है उसके लिए 400 डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल क्रॉप का सर्वे किया जाएगा। जन सामर्थ जो पोर्टल है, उस किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसके बेसिस पे इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो ये सब क्या, ड्रोन मैपिंग किया जाएगा, सॉइल टेस्टिंग किया जाएगा, ये सब काम किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग प्रायोरिटी देखते हैं क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। मतलब कि जैसे अब कोई भी अब युवा है, अब आजकल का युवा क्या है, अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन करता है, स्किल लैक करता है, तो वैसे युवाओं को जो जिसके पास स्किल नहीं है उसको स्किल किया जाए। तो उसमें क्या है कि पीएम अब पैकेज, अब देखिए इसमें है क्या कि नॉर्मली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट इसमें किया गया है। अब उतना कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग जाएंगे नहीं, ये एक बार आप रीडिंग दे लीजिएगा, मैं आपको ऊपर ऊपर समझा देता हूँ कि क्या। देखिए क्या बोला गया है कि 20 लाख जो युवा हैं उनको स्किल किया जाएगा, ठीक। 500 जो टॉप कंपनी है उसमें इंटर्नशिप दिया जाएगा। अब इसमें इंटर्नशिप है, उसमें है क्या कि जो पहला मंथ का वेज होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक। और उसके बाद जो इससे फ़ायदा क्या होगा, जिससे इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी सेक्टर है उसको फॉर्मलाइजेशन होगा। अब फॉर्मलाइजेशन होगा तो जिससे जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम चलता है, पेंशन स्कीम या फिर पीएफ कटता है, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर में हो नहीं पाता है, तब फॉर्मलाइजेशन और उससे ज़्यादा कि बेनिफिट होगा, ठीक। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, आप देख लीजिएगा इसे एक बार। अब उतना इसमें डिटेल का, इसमें उतना देखिए अगर एग्जाम में आएगा भी तो ज़्यादा चांस है यहाँ से आने का, बाकी जो है वो मेंस के लिए है। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ। अब देखिए वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसे बढ़ाने के लिए काम किया गया है। अब 7.5 लाख, अब गवर्नमेंट क्या है कि लोन गारंटी देगा, 25,000 स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए ये हो गया। अब 1,000 इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे IIT, जो ITIs है, इन सबको अपग्रेड करने का बात किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंक्लूसिव रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट। अब जैसे पूर्वोदय है, ठीक। अब पूर्वोदय क्या है, तो पूर्वोदय जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट और बिहार का ईस्टर्न पार्ट जो है वो, तब उसमें क्या है कि उन सब स्टेट को डेवलप करने का बात किया गया, जैसे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जो ईस्टर्न इंडिया है। चलिए इसके देख, पूर्वोदय के साथ साथ क्या करना चाहिए था कि नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ना चाहिए था, तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब इसमें क्या है कि अब देखिए बिहार वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। कि अब बिहार, अब BPSC आप दे रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है बिहार वाला इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें देखिए क्या है कि जो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसमें गया के पास है, हाँ गया के पास में डेवलप किया जाएगा
इंडस्ट्रियल नोड। अब नोड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अब यहाँ कोलकाता से आप अमृतसर कोई सामान लेके जा रहे हैं, ठीक, तो बीच में मान लीजिए आपको कोई ज़रूरत पड़ गया किसी भी चीज़ का, कोई भी टेक्निकल, तो आप गया में रुक सकते हैं, आप यहाँ हर तरीके का सुविधा आपको उपलब्ध रहेगा, ठीक। अब उसी तरीके से क्या है कि बिहार में 21,600 करोड़ रुपया रोड एंड ब्रिज के लिए दिया गया है और 24,400 इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया गया है। ये एग्जैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि अब बीपीएससी है तो नंबर पूछता है। 21,000 अब पूछने का रीजन क्या है कि बहुत हाईलाइट हुआ है मामला। अब कोलिशन गवर्नमेंट है सेंटर में, तो बिहार को इतना दिया गया है, स्पेशल पैकेज का डिमांड था, अब स्पेशल पैकेज दे नहीं सकते हैं। स्पेशल पैकेज क्या होता है, ये बिहार का जो मंथली करंट अफेयर्स है हम लोग जो कवर कर रहे हैं उसमें मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, वो आप जाके देख लीजिएगा। 4-5 क्राइटेरिया होता है, बिहार को क्यों नहीं मिल सकता है, बिहार 2-3 क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है, जैसे हिली स्टेट बिहार नहीं है, ये सब क्राइटेरिया बिहार फॉलो नहीं करता है, वो मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, आप जाके देख लीजिएगा वो वीडियो एक बार। बिहार का करंट अफेयर्स वाले में होगा, मंथली वाले में कहीं भी। हम लोग पैरेलली बिहार का करंट अफेयर्स मंथली और नेशनल मंथली करंट अफेयर्स दोनों कवर कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान, अब ये क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटी को का जो सोशल कंडीशन है वो इम्प्रूव करने का बात किया गया है, जिसमें कि जो 63,000 ग्रामीण हैं, जो विलेज है वो बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ अब 63,000 ग्रामीण में 5 करोड़ जो ट्राइबल पीपुल रहते हैं उनको फ़ायदा मिलेगा इसके प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान में, ठीक। अब जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें 100 ब्रांच नॉर्थ ईस्ट रीजन में खोला जाएगा। पूछ देगा, मान ली इंडियन बीपीएससी का तो है ही पूछने का आदत कि इंडियन पोस्ट बैंक का कितना ब्रांच खोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में, बताइए। देखिए, आंध्र प्रदेश रिओर्गनाइजेशन, अभी हम लोग देखा कि कॉलिशन गवर्नमेंट है सेंटर में, तो बिहार आंध्र प्रदेश 2 पिलर है, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू। अब इन दोनों के सपोर्ट से सरकार चल रही है, तो ऑब्वियस बात है कि इन लोगों को अब मिलना तो था ही एक्स्ट्रा, तो और जरूरी भी है, ऐसा नहीं कि अब फ्री में मिला है, जरूरी भी है, जो स्टेट को देखिए जरूरी है उन्हें तो मिलना ही चाहिए। तो 15,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। कैपिटल जो भी है, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना जब अलग हो गया तो हैदराबाद तो चला गया तेलंगाना में, तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल कोई था नहीं, तो कभी बात चलता था अमरावती, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो इसलिए अभी कैपिटल डेवलप करने का बात किया गया। इसके साथ साथ जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो उसका कंप्लीट करने का बात किया गया है। उसके साथ साथ जैसे गया में जो गया में एक इंडस्ट्रियल नोड था, उसी तरीके से विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे को पार्थी नोड का बात किया गया है। उसी तरह से ओकवाकल नोड हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, गया वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए मैच द फॉलोइंग में दे दे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। अब इसमें देखिए नया जो एमएसएमई को क्रेडिट दिया जाएगा, न्यू मतलब जो भी नया है। अब देखो एमएसएमई का हम लोग देखा था शिशु किशोर तरुण 5 करोड़ 50 करोड़ 250 करोड़ का ये उसमें डिवाइड करके रखा है, ये आप देख लीजिएगा। एमएसएमई हम लोगों ने कवर किया पहले, ठीक। तो चलिए हम लोग देखा है कि 500 टॉप कंपनीज में 1 करोड़ युवा को 5 साल के लिए ये किया जाएगा, जिसमें कि 5,000 मंथली अलाउंस भी दिया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के बात किया गया है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग करने के लिए। इसमें साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट और था क्रेडिट। देखिए क्रेडिट गारंटी ये सब तो हर साल होता है, क्रेडिट सपोर्ट, क्रेडिट गारंटी ये सब तो हर साल होता है, तो ये तो देख लीजिएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अर्बन डेवलपमेंट का बात किया गया। अब अर्बन डेवलपमेंट में क्या क्या है कि एक सेकेंड हम लोग नीचे देखते हैं पहले। हाँ, अब देखिए स्टैम्प ड्यूटी का बात किया गया। अब स्टैम्प ड्यूटी, अब ये क्या है, जो स्टेट है अब उसमें स्टैम्प ड्यूटी कम करने का बात किया। जैसे मान लीजिए कि कोई घर है, ठीक, अब ये घर है, स्टैम्प ड्यूटी वैसे स्टेट गवर्नमेंट लेती है। अब मान लीजिए घर है, अब ये घर अगर आप मान लीजिए आपकी शादी हो गई और आप अपनी वाइफ के नाम पे घर लेते हैं, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी कम करने का बात किया गया है, जिससे कि वुमेन ओनरशिप बढ़े मार्केट में, लोगों में और सोसाइटी में, से कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा वुमेन को लेकर के। ये एक अच्छा स्टेप है। ये स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लेती है, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी। अब जैसे स्ट्रीट मार्केट है, जैसे जितना हाट लगता है, जैसे आप जाते होंगे अगर छोटा छोटा टियर 3 टाउन से बिलोंग करते हैं, तो आप देखते हैं हाट लगता है, या फिर दिल्ली में रहते हैं या पटना में देखते हो तो आपको हथुआ मार्केट ये सब क्या हाट है, तो उसको डेवलप करने के लिए सर स्ट्रीट फूड है, उसको डेवलप करने का बात किया गया। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये बात किया गया कि 14 जो लार्ज सिटी है, जो जिसका पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है, वहाँ ट्रांजिट
ओरिएंटेड डेवलपमेंट का बात किया जाए, मतलब कि आपको सारा चीज़ एक ही जगह मिल जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं है बाहर। अब ये क्लस्टर में डेवलप किया, आपको स्कूल यहीं, हर तरह का जो भी मॉल यहीं, हर तरीके का चीज़ यहीं आपको मिल जाएगा एक क्लस्टर में। वाटर मैनेजमेंट, अब जैसे प्रमोट वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सोलर वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब का बात किया गया। नमामि गंगे आप लोगों को पता ही होगा। अब पीएम आवास योजना अर्बन 2 जो कि लॉन्च कर दिया गया, जिसमें कि 10 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। ठीक, देखिए छठा प्रायोरिटी क्या है, एनर्जी सेक्टर को लेकर के है। अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट टाइम क्या है ना कि प्राइवेट सेक्टर जो है न्यूक्लियर एनर्जी का जो में ये किया गया है, लाया गया है। अब उसमें क्या है कि अब जो न्यूक्लियर एनर्जी में प्लांट सेटअप करने के लिए लाया गया, इसमें क्या होगा कि जो छोटा छोटा रिएक्टर है उन सबको डेवलप करने का बात किया। छोटा रिएक्टर क्या होता है कि स्मॉल रिएक्टर जो 750 मेगावाट से जो कम है कैपेसिटी जिसका, उसे हम लोग स्मॉल रिएक्टर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अब आप कोल बेस्ड एनर्जी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आप थर्मल यूज कर रहे हैं, या फिर आप विंड यूज कर रहे हैं, ये सब सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये सब यूज कर रहे हैं, ये सब कॉस्टली है थोड़ा। ठीक, अगर न्यूक्लियर वेस्ट आप एनर्जी यूज कर रहे हैं तो ये कॉस्टली नहीं है, बस ध्यान इतना रखना होगा कि इसका साइड इफेक्ट ना हो। ठीक, बस। अब वही है क्लस्टर, ये सब तो हमने देखा है। आइए देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एनटीपीसी और व्हील मिल करके 800 मेगा पावर प्लांट का कॉमर्शियल पावर प्लांट सेटअप करेगी, AUCU थर्मल पावर प्लांट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोगों ने ऊपर एनर्जी देखा, तो इसमें रूफ टॉप जो है सोलर हार्वेस्टिंग का बात किया गया, जो कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये देखिए, ये लॉन्च ऐसा नहीं कि लॉन्च अभी हुआ है, लॉन्च पहले हो चुका था, ये बजट में नहीं, लॉन्च आई थिंक फरवरी जनवरी के टाइम पे ही हो गया था। उस वक्त क्या किया गया था, 1 करोड़ जो घर है उसे कवर करने का बात किया गया, टोटल 1 करोड़ घर को कवर करने का बात किया गया था। लेकिन ऐसा देखा गया कि 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब इतना स्कीम को सक्सेस मिला कि 1 करोड़ से ज़्यादा 1.28 करोड़ अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गया। इसमें है क्या कि आपको 300 यूनिट पर मंथ आपको मुफ्त बिजली मिलेगी। ठीक, अगर आपका सोलर पावर हॉस्पिटल ये किए हुए हैं तो उसमें क्या है कि अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको 40% सब्सिडी मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। सातवां क्या है कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या है कि जो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 11,11,11,111,111 जो कि 3.4% ऑफ GDP है। इसमें क्या है कि जो 1.5 लाख करोड़ टू द स्टेट एज ए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन, लॉन्ग टर्म मतलब 50 साल के लिए ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ स्टेट को। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें क्या है कि कनेक्टिविटी के लिए जो 25,000 रूरल हैबिटेट है, जो गांव है, उन सबको जोड़ा जाएगा। फेज़ 3 जो इसका 2024 में खत्म हो रहा है, तो इसलिए जब 2024 में खत्म होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर से ये फेज 4 स्टार्ट होगा। और जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जो भी पिछड़े गाँव हैं इन टर्म्स ऑफ रोड कनेक्टिविटी पिछड़ा, उन सबको जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या है कि जो कोसी मेची लिंक है, बिहार में है, हम लोग जानते ही होंगे, कोसी मेची लिंक है, उसे जोड़ा जाएगा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हम लोग देखा है, केन बेतवा, उसी तरीके से कोसी मिलकर मेची लिंक है। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि जैसे जो भी फ्लड आता है नॉर्थ में, जो भी फ्लड आता है कोसी बेल्ट में, वो घटेगा। इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल होगा। अब इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल होगा तो क्या होगा कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटी होगा। उसके साथ साथ जो हम लोग क्या होता है ना कि इंडिया मानसून पे डिपेंडेंट है, 90% रेनफॉल के लिए हम लोग मानसून पे डिपेंडेंट है। तो मानसून पे डिपेंडेंसी घटेगा अगर 2 रिवर को लिंक किया जाता है। ये दोनों रिवर को, जो डेफिसिट रिवर है, इसमें पानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आप डिफरेंट डैम बना करके आप जहाँ भी डेफिसिट एरिया है पानी का, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से फ्लड मैनेजमेंट है, असम में, सिक्किम, उत्तराखंड में अब 370 करोड़ रुपया दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में जैसे जो भी फ्लड आता है या फिर लैंडस्लाइड आता है, उन सबको रिहैबिलिटेशन के लिए असिस्टेंट देने का बात किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। टूरिज्म पिछला BPSC ने 69 BPSC में टूरिज्म पे क्वेश्चन पूछा है। 69 BPSC में BPSC ने एकदम टूरिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। अगर मान लीजिए यही सब लिखना ही था, टूरिज्म जो पूछा है यही सब, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या इसका ये है। अब देखिए टूरिज्म को लेकर के क्या है कि बिहार में विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनेगा, जो महाबोधि जो टेम्पल कॉरिडोर है, जैसे विष्णुपद टेम्पल है, महाबोधि, इन दोनों के बीच में कॉरिडोर बनेगा, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसी तरीके से। अब उसके साथ साथ क्या है कि जो राजगीर है, अब राजगीर में देखिए क्या हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सब के लिए ये एक धार्मिक जगह है, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप किया जाएगा। अब इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, अब ये समझते हैं।
देखिए जैसे ये गया है, ठीक, ये गया है, ये गया है, ये राजगीर है। अब राजगीर ये नालंदा में आता है। अब देखिए गया से राजगीर 4 लेन कनेक्टिविटी। अब देखिए मेरा घर इधर, तो मेरे को पता है ये कनेक्टिविटी। अब जो लोग देखिए गया आएंगे वो राजगीर आएंगे। अब जो लोग गया राजगीर अगर आते हैं, यहाँ देखिए ककोलत है, ककोलत को भी डेवलप किया गया, अब इसे भी यहाँ से कनेक्ट किया। अब ये गया से यहाँ से कनेक्टेड है। तो जो अब देखिए अब गया से बहुत इधर काशी बनारस से आई थिंक 300-400 किलोमीटर। अब मान लीजिए जो लोग अब बाहर से कहीं बनारस घूमने आ रहे हैं वो गया जरूर आएंगे, और जो लोग गया आते हैं वो राजगीर आएंगे, ककोलत आएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये क्लस्टर में लोग आ रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा, अगर ये कनेक्टिविटी इन लोगों का अच्छा अगर रहा, अगर कनेक्ट मान लीजिए गया से राजगीर वैसे 4 लेन से कनेक्टेड है। मेरा घर है तो मेरे को पता है ये चीज़। बाकी अभी तो ककोलत को भी डेवलप कर दिया गया है। ककोलत एक वाटरफॉल है, ये ध्यान रखिएगा, नवादा डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सबको देखिए कनेक्टिविटी कैसे होगा। अब जो ये एरिया पूरा है, अब ये जैसे कि वैसे समझिए, एक सेकेंड, हाँ। अब ये जो एरिया पूरा डेवलप हो जाएगा। अब इन सबको कनेक्ट करने से टूरिज्म पे, अब जितना भी इस एरिया में डेवलपमेंट होगा सब इसके इर्द गिर्द होगा, और इससे कि प्रोस्पेरिटी आएगा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। अब नालंदा को क्या किया गया कि टूरिस्ट सेंटर बना। अभी बात की राजगीर रहते हैं, अब पास में नालंदा है, अब इससे 100 किलोमीटर दूर पटना है। तो लोग जो राजगीर आएंगे नालंदा को, पटना भी आ जाएगा। तो इस तरीके से डेवलप किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को 2004 करोड़ रुपया दिया गया 10 साल के लिए। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी ने बना भी है। ये बताइएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किसने किया था। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किस रूलर ने किया था, ठीक। उसी तरीके से उड़ीसा का डेवलपमेंट का बात किया गया कि जो भी टेम्पल्स वहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सबको डेवलपमेंट करने का बात किया गया। अब देखिए 8 पिलर कौन सा था, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब उसमें क्या है, अनुसंधान, नेशनल रिसर्च अब है। अब इसमें क्या है कि जो टूरिस्ट है उसको डेवलप करने की बात किया, जो बेसिक रिसर्च फैसिलिटी है उसके थ्रू, हाँ, बेसिक रिसर्च फैसिलिटी के थ्रू। और प्रोटोटाइप, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ आपने डेवलप किया, ठीक, ओरिजिनल, तो इसका प्रोटोटाइप आप बना करके मान लीजिए आप मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए आपने कुछ इन्वेंशन किया लेकिन आप उसको मार्केट आप कर ही नहीं पा रहे, मान लीजिए आप उससे पैसा कमा ही नहीं पाते, क्या फायदा है वैसे इन्वेंशन का। उसको प्रोटोटाइप बोलते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन कमर्शियल स्केल भी, तो फाइनेंसिंग। अब 1 लाख करोड़ रुपया का वो फाइनेंशियल पूल ये करने का बात किया गया है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर वो ड्रिवन मतलब कि प्राइवेट सेक्टर लेड डेवलपमेंट हो, ठीक। स्पेस इकोनॉमी, अभी हम लोग को पता ही है कि 100% स्पेस में FDI को ये कर दिया गया है, खोल दिया गया है। तो जिससे कि अब स्पेस में क्या है कि जो जितना भी कैपिटल है, और जैसे स्काई रूट हो गया या फिर ये सब क्या है, तो ये स्टार्टअप है, इंडियन स्टार्टअप है। तो उस तरीके से बढ़ावा मिलेगा, डिफरेंट FDI आएगा, ठीक, बाहर से, जिससे कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म मतलब, अब वो देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म मतलब जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, ये सब मतलब जो रिफॉर्म रह गया है जिससे कि फायदा होगा वो चीज़, जैसे कि यूनिफाइड लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक सेकेंड, नंबर, अब जैसे मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड बनता है, ठीक, मैं लेमन भाषा में समझाता हूँ। अब आपका आधार कार्ड बनता है तो ये आधार कार्ड में आपका आइडेंटिटी नंबर होता है। उसी तरीके से आप जो ज़मीन है उसका आधार कार्ड बनेगा तो उसका आइडेंटिटी नंबर होगा, जिससे कि डिस्प्यूट होगा तो वो सॉल्व करने में आसानी होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा, लैंड मैनेजमेंट बेहतर होगा। अब सर्वे किया जाए तो उससे बेहतर होगा। अब फार्मर का जो मतलब रजिस्ट्रेशन है, अब मान लीजिए ज़मीन से रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, तब फार्मर उस लैंड को क्या कर सकता है, तो आपको वो रेंट पे दे सकता है उसको, मतलब उस पर लोन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है उससे। अब अभी क्या है कि अभी रिकॉर्ड सही से है नहीं, पता है नहीं कि कौन सा लैंड किसका है, तो लैंड डिस्प्यूट इंडिया में बहुत ज़्यादा इस तरीके से दिक्कत होता है। अब लैंड रिकॉर्ड्स को क्या है कि डिजिटाइज करने का बात किया गया है कि जियो इंफॉर्मेटिव सिस्टम से, देखिए जो भी लैंड रिकॉर्ड है ये सब अवेलेबल देगा, तो आप ऑनलाइन लैंड को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन लैंड जो मैपिंग है उससे देख करके, ये डिजिटलाइजेशन कैडेस्ट्रियल मैप है, ठीक। अब देखिए, अब टैक्स, अब जो क्लाइमेट फाइनेंस है, जो मतलब ग्रीन फाइनेंस, जो मतलब जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो फाइनेंस होता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन होता है, एडेप्टेशन होता है, तो उन सब के लिए जो फाइनेंस होता है उसको क्लाइमेट फाइनेंस बोलते हैं। तो उसको इन्हांस करने का बात किया गया है, मतलब जो उसमें कैपिटल है। अब जैसे FDI एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, उसको सिंप्लीफाइड किया गया है, जो FDI का नॉर्म्स है उसको सिंप्लीफाइड किया गया। और जो भारत का जो करेंसी है, इंडियन रुपीज़ है, उसको प्रमोट करने का, आप न्यूज़ में सुनते हो कि भारत रसिया से जो तेल खरीद रहा है वो रुपीज़ में खरीद रहा है, या फिर UAE से जो हमारा डील हो रहा है वो रुपीज़ में हो रहा है। ये तो क्यों, तो ये इससे क्या होगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ होगा, जो कि बेहतर होगा। और इससे हमारा क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। फिर
अब देखिए एनपीएस वात्सल्य, अब इसमें क्या है कि जैसे आपका मान लीजिए कि आपका शादी होता है तो आपका कोई बच्चा होता है, ठीक। तो आप क्या कीजिए कि इस बच्चा के लिए आप इसमें जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, उसमें आप कुछ कुछ डालते जा रहे हैं पैसा, और जब ये बड़ा हो गया तब तक तो आप इसमें बहुत सारा पैसा डाल दिए, जो स्कीम है आप मान लीजिए 100 रुपया करके डाल देते हैं, ठीक। उस तरीके से जब बड़ा हो गया तो आप ये, और बच्चा का आपका जॉब लग गया तो ये वही स्कीम को कंटिन्यू करेगा सेम प्राइस के साथ। तो इससे क्या होगा, उसके पास ऑलरेडी एक बैकअप रहेगा, अच्छा खासा फाइनेंशियल पूल रहेगा। तो ये है। बाकी इंप्रूवमेंट डेटा जो कि गवर्नमेंट का डेटा आता है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, जिससे कि बेहतर गवर्नेंस हो सके, और न्यू पेंशन स्कीम ये हम लोग कवर करेंगे सेपरेटली, क्योंकि अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर तो न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम पे एक डिबेट है, ठीक। तो वो हम लोग अलग से कर लेंगे। अब देखिए हम लोग पार्ट 2 में आते हैं, ठीक। अब वो खत्म हो गया। अब बजट, अब ये देखिए ये सब देखिए फैक्चुअली प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। अब कितना है तो 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट किया गया, जो कि 8.5% ज़्यादा है पिछले साल से। पिछले साल से 8.5% ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इस जो 48,20,512 करोड़ रुपये बजट है, उसमें से जो 24% है वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाएगा, जो हम लोग पिछले साल लोन लिए थे उसमें चला जाएगा, जो कि टोटल रेवेन्यू रिसीट का 37% है। ये हम लोग अभी हम लोग ऊपर देखा। अब देखिए आपको ये लाइन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर देख लिया कि लोन। अब ऐसे अगर मान लीजिए मैं बिना समझाए ये लाइन पढ़ देता तो आप कंफ्यूज होते कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रेवेन्यू रिसीट में आएगा, कैपिटल रिसीट में होगा, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कन्फ्यूजन होता। अभी आपको क्लियर है। उसी तरीके से देखिए जो रिसीट है, अब वो एस्टिमेट क्या किया गया है तो 32,60,200 करोड़ का एस्टिमेशन है, ठीक। जो कि पिछले साल से 15% ज़्यादा है। ये हम लोग देखिए रिव्यू देख रहे हैं, अभी नीचे हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक। अब नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ कितना एक्सपेक्ट किया गया है तो 10.5 किया गया है, ठीक। अब देखिए नॉमिनल क्या होता है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है तो रियल, जैसे रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, ठीक। अब रियल जीडीपी में हम लोग क्वांटिटी देखते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, टोटल रिसीट हम लोग ने देख लिया 48 लाख करोड़ है, ठीक। जो कि ये एक्सपेंडिचर है, और टोटल रिसीट 32.7 लाख करोड़ है, ठीक। हम अभी देखा हम लोगों ने। उसमें नेट टैक्स रिसीट कितना है तो 25.83 लाख करोड़ है, जिसमें फिजिकल डेफिसिट हम लोग का 4.9% है जीडीपी का। हम लोग अभी आगे देखेंगे ये सब डिटेल में। गवर्नमेंट जो है वो 4.5% घटाने का बात कर रही है, घटा करके 4.5% लाने का, ठीक। अब जैसे देखिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग, अब रेवेन्यू रिसीट कितना है तो 31,29,200, ये रेवेन्यू रिसीट ये करोड़ में है, ये ध्यान रखिएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है तो 37,09,401 करोड़ है, ठीक। उसी तरीके से कैपिटल रिसीट कितना है तो 16,91,312 करोड़ है ये। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, बोरोविंग ये सब हटा करके तो 11,11,111, ये ध्यान देख लीजिएगा। इसी तरीके से याद किया जाता है, अब एग्जैक्ट डेटा आपको याद नहीं होगा तो 31,29,200, 16,91,312 ऐसे करके मोबाइल नंबर से याद करते वैसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए फिजिकल डेफिसिट कितना है तो 4.9% फिजिकल डेफिसिट है, अभी हम लोग देखा था, जो कि 16,13,312 करोड़ है, ठीक। अब फिजिकल डेफिसिट क्या है तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, यही फिजिकल डेफिसिट था ना हम लोग ऊपर। अब देखिए अब आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है नहीं, ऊपर जब स्टैटिक समझ लेंगे तो फिर वो आसान हो जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है तो 1.8 करोड़। और रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता है क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट पता है आपको क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट आपको पता है क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना होता है। तो 1.4% रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक। एस्टिमेटेड है, ये बजट एस्टिमेट किया, बजट 2025-24 ये इतना एस्टिमेट किया गया, एक्चुअल में ये है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों देख लीजिएगा। अब जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 6.2% ग्रो करने का, एक सेकेंड सॉरी क्या हो गया, एक सेकेंड सॉरी, एक सेकेंड, ओके यस सॉरी पता नहीं क्या हो गया था। अब देखिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 6.2% का ग्रोथ होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में 7.1% का ग्रोथ करने का बात किया गया। अब देखिए सर्वाधिक किस स्कीम में पैसा दिया गया, ये ध्यान रखिए। सर्वाधिक कभी कभी पूछ लिया कि किस स्कीम में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, सबसे ज़्यादा पैसा मनरेगा को दिया गया, 86,000 करोड़ रुपया सबसे ज़्यादा मनरेगा को दिया गया है, ठीक।
उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में 84,671 करोड़ रुपया दिया गया है। जल जीवन जो मिशन है उसमें 70,163 करोड़ रुपया दिया गया। पीएम किसान में 60,000 करोड़ रुपया दिया गया। समग्र शिक्षा में 37,500 करोड़ रुपया दिया गया। ये आप देख लीजिएगा, क्रोनोलॉजी आपसे पूछ देगा कि किस स्कीम में कितना दिया है, कुछ आप एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे, और वैसे ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। फिजिकल डेफिसिट हम लोगों ने देख लिया है, 5 पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, ये हम लोगों ने देख ही लिया था। ये हम लोग बाद में देख लेंगे, ऑलरेडी हम लोग देख लिया। लेकिन अब देखिए टैक्स प्रपोजल, ये देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या कहा गया कि जो भी इनकम टैक्स है उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। अब पहले क्या होता है कि जो टैक्स आप देते हैं तो उसमें बहुत लोचा होता है, मतलब आपका टैक्स अगर फंस गया तो टैक्स रिटर्न आपका नहीं आ रहा है, टैक्स डिस्प्यूट है वो बहुत टाइम तक फंसा पड़ा है, इससे कि बहुत दिक्कत प्रॉब्लम आता है किसी भी लोगों को, तो लोग बचते हैं टैक्स देना। तो इसलिए अब आपका जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ चैरिटी टीडीएस, इन सबको सिंप्लीफाई करने का बात किया गया है। अब जैसे आपका टैक्स, मान लीजिए टैक्स डिस्प्यूट होगा, तो जो आप अपील कर रहे हैं उन सबको सही कर, मतलब ईजी करने के बात किया गया है। यहाँ पे डिपनिंग का टैक्स बेस, मतलब जो टैक्स का बेस है उसको डिपेंड करने का बात किया गया है। अब देखिए कस्टम ड्यूटी जो है ना उसको कम करने के लिए कहीं कहीं पे अब किया गया, जैसे कि कहाँ कहाँ किया गया, जो भी कैंसरस मेडिसिन है उस पर जो कस्टम ड्यूटी क्या होता है ना, जैसे कि आप बाहर से कोई सामान लेके आ रहे हैं, ठीक, तो इंडियन जो बॉर्डर में आप आइएगा ना, तो जब भारतीय सीमा में घुसने से पहले आपको एक कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, आपको एक चार्ज देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं कस्टम। मान लीजिए आप इधर से सामान लेके आ रहे हैं, ये भारत का सीमा है, तो आप यहाँ से घुसिएगा तो यहीं पे आपको देना पड़ेगा ड्यूटी, तो उसी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अब 15% जो मोबाइल फ़ोन है और पीसीबी चार्जर उस पर घटाने का बाद इससे मोबाइल इंडस्ट्री को ग्रोथ होगा। अब जैसे गोल्ड एंड सिल्वर में और प्लेटिनम, इन सब में कस्टम ड्यूटी घटाने का बात किया गया, जैसे कि जो ब्लैक मनी है इन सब गोल्ड या सिल्वर में वो हटेगा। और लोग फिर देखिए ब्लैक मनी क्यों करते हैं, जब टैक्स ज़्यादा लगता है तभी लोग ब्लैक मनी करते हैं, इसलिए सेम फिश फीड में सब कुछ पे सेम वही है, क्रिटिकल मिनरल्स में बूस्ट करेगा, तो वो सब एक ही बात है। देखिए डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल में क्या है, अब जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको घटाया गया है। अब जैसे जो अब रेशनलाइज किया गया। कैपिटल गेन टैक्स में दो तरह का इसमें किया गया, शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है जो 1 साल से ज़्यादा है, एक शॉर्ट टर्म वो 1 साल से कम है, उस पर बोला है कि 20% टैक्स लगेगा। ठीक, अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा आपका इनकम है तो। अब इसमें क्या है कि कैपिटल गेन में मान लीजिए कि आपका, मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, ठीक, अब वो शेयर आप मान लीजिए आप पे इस पर कोई बेनिफिट हो रहा है, शेयर पे मान लीजिए आपको 50 रुपये का बेनिफिट हुआ, और आप जब बेच रहे हैं तो आपको 50 रुपये का बेनिफिट हुआ, तो आपको इस 50 रुपये पे टैक्स लगेगा, उसे वो कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा है, उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। अब लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर 1,25,000 से जो गेन ऑन फाइनेंशियल एसेट है, अगर 1,25,000 से कम आपका फायदा हो रहा है, मान लीजिए कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 1,25,000 से कम का है, तो फिर आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंगल टैक्स को एंगल टैक्स में बेसिकली क्या था कि जो स्टार्टअप होता है ना उस पर टैक्स लगता था, उसी को हटा दिया गया, जिससे कि स्टार्टअप का ग्रोथ करने में फ़ायदा मिलेगा। अब जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 40 से घटा के 35 कर दिया गया। अच्छा भी किया गया कि कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे फॉरेन जो कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये सब आएगा। अब जैसे देखिए कि अब क्या हुआ है कि जो नया टैक्स रिजिम लाया गया उसमें क्या है कि जो 3 से 3 लाख है उसको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। 3 से 7 है उनमें 5%, 7 से 10 है उनमें 10%, 10 से 12 उसमें 15%, 12 से 15 उसमें 20%, और जो कि 15 लाख से ज़्यादा उसमें 30%। अब देखिए इसमें एक कैच किया है, इसमें क्या है कि देखिए 7 लाख से अगर आपका पैसा 7 लाख से अगर ज़्यादा कमा रहे हैं आप, तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख से कम कमा रहे तो नहीं देना पड़ेगा टैक्स आपको। अब ये समझिए कैसे, मान लीजिए कि आप कितना कमा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका सैलरी है 6 लाख, तो आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए आप कमा रहे हैं कितना, 10 लाख, तो 10 लाख में तो एक 7 लाख हो गया, एक 3 लाख हो गया, तो जो ये 7 लाख है, इस 7 लाख को आपको 5% पे देना पड़ेगा, ये 3 लाख है ये आपको 3% पे देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, 7 लाख से आप ज़्यादा जाएगा तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा एज अ सैलरी, लेकिन आपको कटेगा वो इस तरीके से कटेगा, ये जो मैंने समझाया। ठीक, अब देखिए पैसा आता कहाँ से है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है कहाँ से, जो हम लोग बोरो करते हैं, लोन। आपने अभी देखा कि 24% जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा जाएगा ऊपर, हम लोग देखा था ना अभी इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा जा रहा है।
तो इंटरेस्ट पेमेंट इतना पैसा जा रहा है तो कितना, तो लाइबिलिटी हम लोग बोरो कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, तभी तो इतना पैसा हम लोग को इंटरेस्ट पेमेंट पे देना पड़ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग बोरो करते हैं, मतलब लोन वोन में बोरोविंग में आता है। उसके बाद इनकम टैक्स में 19% आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद जीएसटी और अदर टैक्स में 18%, फिर कॉर्पोरेट टैक्स में 17%, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको पूछ देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये ध्यान रखिएगा। कस्टम ड्यूटी में 4 है, एक्साइज ड्यूटी में 5 है, नॉन टैक्स रिसिप्ट 9% है। जो नॉन टैक्स रिसिप्ट हम लोग देखा था कि जैसे फ़ी हो गया कोई भी, या फिर आपने किसी को लोन दिया है तो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास वो हो गया, आपने स्टेट को लोन दिया है, कहीं भी लोन दिया है। तो अब पैसा आता है तो पैसा जाता कहाँ है, ठीक। सबसे ज़्यादा पैसा जाता कहाँ है, तो स्टेट का जो शेयर है वहाँ जाता है, ठीक। स्टेट का जो शेयर है 21%, वहाँ सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, ठीक। 19% जो पैसा भारत का है वो कहाँ जाता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर जो भी स्कीम चल रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा अभी मनरेगा स्कीम है या फिर जन जीवन स्कीम है, तो उन सब में 16% पैसा जाता है। वैसे ही अदर एक्सपेंडिचर में 9% जाता है। आप ये देख लीजिएगा, जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% जाता है और डिफेंस में 8% जाता है, ये सब देख लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर में 9% जाता है। सब्सिडीज में हम लोग 6% खर्च करते हैं। अब ये देखिए, अब डिफेंस सेक्टर में सर्वाधिक, अब सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री वाइज हम लोग देखते हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस मिनिस्ट्री को दिया गया, तो डिफेंस को दिया गया। अब डिफेंस में कितना दिया गया है, तो डिफेंस में क्या दिया गया, जो ये एक सेकेंड, डिफेंस में कितना दिया गया है, तो 6,21,941 करोड़ रुपया डिफेंस में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब वो कितना है, तो ये 13% टोटल, ये ध्यान रखिएगा। टोटल कितना है, तो 13% है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट, वो सबसे, उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट कितना है, तो 5% है। उसका रेलवेज है, तो रेलवेज कितना है, तो 5.3% है। सॉरी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट 5.8% है, ठीक, वो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए ज़्यादा नहीं लेकिन 3-4 आप देख लीजिएगा किस किस मिनिस्ट्री वाइज। अगर मान लिया कभी क्वेश्चन आ गया तो मिनिस्ट्री वाइज किस सबसे ज़्यादा दिया गया, तो डिफेंस में दिया गया है। उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को, फिर रेलवे को, फिर कंज्यूमर अफेयर्स को, उस तरीके से परसेंटेज वाइज यहाँ देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए ऐसा मेजर आइटम अगर सेक्टर वाइज देखा है तो डिफेंस को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया, हम लोगों ने देखा। अब देखिए, अब इतना पैसा में भी हम लोग जो पेंशन, सैलरी, जो हमारे वीर जवान हैं उन लोग को दिया जाता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में दिया गया। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में एलाइड एक्टिविटी, ये देखिए ये आइटम्स पे है, वो हम लोग मिनिस्ट्री पे देखे तो ये आइटम पे है, ठीक, दोनों ध्यान रखिएगा। अब मेजर उसमें कुछ समझाने का है नहीं। मनरेगा हम लोग देख ही लिया, ऊपर 60,000 करोड़ रुपया, अब ये सब तो उन्होंने देख ही लिया है, ठीक। तो ऐसा इसमें कोई समझाने का अब कुछ है नहीं। और न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, कलर चेंज कर देता हूँ, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में कितना है, तो 2228 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया। ये सब हम लोग ऊपर देख चुके हैं। सोलर ग्रिड के लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया गया, ये सब हम लोग ऊपर देख चुके हैं, वही फिर से नीचे आया है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट में हम लोग देख लिया था ऊपर 31.3 करोड़ ऊपर हम लोग देखा था लमसम, उस अमाउंट में था। कैपिटल एक्सपेंडिचर 6.9 करोड़ रुपया, लाख करोड़ है, हम लोग ऊपर देखा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 37.1 करोड़ है, हम लोगों ने ऊपर देखा था। और कैपिटल इफेक्टिव एक्सपेंडिचर 15 लाख करोड़ है, ये सब हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, ठीक। ये रहने दीजिएगा, ये बस थोड़ा सा ऐसी एनालिसिस था कि क्या क्या चैलेंजेस है। तो ये है, तो लेबर लॉ को स्ट्रेंथन करना चाहिए, नया सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सब आप छोड़ दीजिएगा, इसमें आपको कुछ है। हाँ, बिहार को कितना दिया गया था, 58,900 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया, जिसमें कि 26,000 करोड़ रुपया रोड डेवलपमेंट को दिया गया। हम लोग बिहार स्पेसिफिक ऊपर देख चुके हैं, ठीक। आंध्र प्रदेश को 25,000 करोड़ दिया गया, 15,000 करोड़ रुपया दिया गया, ये भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। बजट का जो डिस्कशन है वो खत्म हो गया, बजट का डिस्कशन खत्म हो गया। आपको इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़िए, आप वहाँ से PDF लीजिए। कोई डाउट है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जुड़ करके आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स है। इसके साथ ही साथ हम लोग 10 मिनट में समय आपका और लेना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ हम लोग PYQ सीरीज चला रहे हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स हम लोग बहुत ही एग्जॉस्टिवली कवर कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप जुड़ सकते हैं फ्री में। आपको वीडियो PDF दोनों मिल जाएगा। मंथली हम लोग कवर कर रहे हैं डिफरेंट जैसे अब रीजन क्या है, कुछ लोग बोलता है विजन पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलता है यूटेरिया पढ़े, क्या पढ़ें। तो हम लोगों ने क्या किया कि जितना भी कंपाइलेशन है सबको कंपाइल करके करंट अफेयर्स बनाया है, और फिर आपको हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री में। तो आप उससे जुड़िए और पढ़िए।
चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़रा हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से ग्रुप में और चैनल दोनों से जुड़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।